आइए शुरू करते हैं न्यूज पब का सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा में फिर से नीतीश कुमार ही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का फोटो सेशन से जुड़ा एक वीडियो चर्चा में आ गया। दरअसल इस फोटो सेशन के दौरान सीएम नीतीश हाथ जोड़े नजर आए। फिर फोटोग्राफर के कहने पर बगल में बैठे मंत्री विजेंद्र यादव ने सीएम का हाथ नीचे किया। ये फोटो सेशन विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन हुआ। उसी दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विधान परिषद के सदस्यों के साथ फोटो खिंचवाई, लेकिन हाथ जोड़ने का मामला सुर्खियों में रहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल के बेटे को एक ऐसी सलाह दी जिसका वीडियो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल बेनीवाल के बेटे आशुतोष के बर्थडे पर कई बड़े नेता शामिल हुए। इसी को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी आशीर्वाद देने पहुंचे। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने गडकरी से कहा कि बेटे से पूछिए बड़े होकर क्या बनना चाहता है। इस पर गडकरी ने मजाकिया अंदाज में आशुतोष से कहा, कुछ भी बनना पर नेता मत बनना। गडकरी की ये बात सुनकर सभी हंसने लगे। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ट्रैफिक शशांक जायसवाल सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल उन्होंने दिल्ली कैंट में एक सड़क हादसे में घायल हुए शख्स की मदद की। बताया गया कि जब वो बुधवार रात करीब 11 बजे एक पार्टी से घर लौट रहे थे तो नारायण रोड पर उन्होंने भीड़ जमा देखी। इसके बाद वो वहां रुके तो देखा कि नितिन नाम का शख्स जमीन पर पड़ा था और उसके सिर से खून बह रहा था। फिर उन्होंने तुरंत उस शख्स को CPR दिया, जिससे उसे थोड़ा होश आया। होश आने के बाद नितिन ने डीसीपी का शुक्रिया अदा किया। बिजली विभाग के एक लाइनमैन का चालान काटना महंगा पड़ गया। दरअसल जब लाइनमैन एक फॉल्ट ठीक करने के लिए जा रहा था तो उसी दौरान वाहन चेकिंग कर रहे प्रभारी निरीक्षक ने बाइक रोक ली और बाइक का चालान कटवा दिया। फिर लाइनमैन ने इसकी जानकारी जेई को दी तो जेई ने पुलिस थाने पहुंचकर थाने की बिजली कटवा दी। दावा है कि यहां बिना मीटर के बिजली चल रही थी। हालांकि फिर बिजली विभाग ने पुलिस थाने की लाइन जोड़कर बिजली बहाल कर दी, लेकिन ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। यूपी के संत कबीर नगर में एक शादी चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल वहां एक शख्स ने खुद अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। इसके लिए उसने पहले कानूनी दस्तावेज पर समझौता किया, फिर मंदिर ले जाकर शादी करवा दी। साथ ही पति ने कहा कि वो अपने दोनों बच्चों को खुद पाल लेगा। बताया गया कि महिला का प्रेमी गांव का ही रहने वाला है। पहले महिला को उसके पति ने समझाया था, लेकिन वो बात नहीं मानी तो पति ने गांव वालों के सामने ये प्रस्ताव रख दिया। बताया गया कि महिला भी अपने बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रहने को तैयार हो गई है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर सस्ती IPL टिकट के नाम पर हो रही साइबर ठगी से जुड़ी है। साइबर शातिर समय के साथ ठगी के तरीके भी बदल रहे हैं। IPL चल रहा है और इसके टिकट आधिकारिक वेबसाइट्स पर उपलब्ध है और इधर साइबर ठग सस्ते में टिकट बुक कराने का ऑफर देकर ठगी कर रहे हैं। साइबर अपराधी नकली वेबसाइट, सोशल मीडिया विज्ञापनों और फर्जी ऑफर्स के जरिए लोगों को ठग रहे हैं। हाल ही में कोलकाता की एक महिला को ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नाम पर 12,000 रुपए की ठगी का शिकार होना पड़ा। ऐसे में जरूरी है कि आप सतर्क रहें और किसी ऑफर के झांसे में ना आए और दूसरों को भी साइबर ठगों से सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। IPL को लेकर क्रिकेट फैंस का जोश हाई है। क्रिकेट का रोमांच फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है और टिकटों की बढ़ती मांग के कारण ऑनलाइन टिकट बुकिंग का चलन काफी बढ़ गया है।
हालांकि इस बीच साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं और लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। सोशल मीडिया पर नकली वेबसाइट और सस्ते टिकटों के ऑफर देकर जालसाज लोगों को चूना लगा रहे हैं। ताजा मामला कोलकाता का है, जहां 35 साल की एक महिला आईपीएल टिकट पर छूट वाले ऑनलाइन विज्ञापनों के झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई खो बैठी। रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन स्कैम की शिकार बनी महिला कोलकाता के गिरीश पार्क इलाके की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जब महिला ने कथित छूट वाले टिकट के लिए संपर्क किया तो उसे टिकट के दाम का कुल 30% भुगतान करने के लिए कहा गया। ये भुगतान ऑनलाइन ट्रांसफर करने के बाद उसे कंफर्मेशन मेल भी आया। इस मेल में उसे बची हुई राशि देने के लिए कहा गया था। पुलिस के मुताबिक महिला ने जैसे ही पेमेंट पूरी की, उसे फ्रॉड को अंजाम देने के आरोपियों ने हर चैनल पर ब्लॉक कर दिया। इस मामले में गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन और साइबर क्राइम में शिकायत की गई और पुलिस की जांच में ये पता चला कि पीड़ित महिला ने जो 12,000 रुपए का भुगतान किया है वो एक प्राइवेट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ। अब आईपीएल को लेके नई ऑनलाइन फ्रॉड की घटना सामने आ रही है शहर कोलकाता में। उत्तरी कोलकाता के गिरीश पार्क इलाके की घटना है, जहां पे 35 साल की उम्र की एक वुमेन, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे एक एडवर्टाइजमेंट देखा था और उसमें देखी कि जो आईपीएल टिकट है ईडन गार्डन्स में जो जितने भी मैचेस है उस टिकट के लिए डिस्काउंट प्राइस में बेचा जा रहा है। टिकट डिस्काउंट प्राइस में बेचा जा रहा है, ऐसे देख के उन्होंने जो है कि इस कंपनी के साथ अपनी हाल फिलहाल बनाई और उसके बाद देखा गया कि उन्होंने कुछ अमाउंट पे किए और उनके पास एक ईमेल आई उनकी ईमेल एड्रेस में, जहां पे उन्होंने देखी कि उनको कहा गया है कि अगर टिकट कलेक्ट करना है तो पूरी जो अमाउंट है उसको पे किया जाए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि उन्होंने 12,000 की रकम पेमेंट किया और पेमेंट के बाद देखा गया कि कहीं पे ये जो अकाउंट है, ये जो सोशल मीडिया हैंडल है वो फेक है। हालात को देखते हुए पुलिस ने अलर्ट जारी किया और लोगों से केवल आधिकारिक वेबसाइट से टिकट खरीदने की अपील की। गृह मंत्रालय ने भी साइबर ठगी से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। ऐसे में अगर आप आईपीएल की टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो हमेशा आधिकारिक वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म से ही टिकट खरीदें। आधिकारिक वेबसाइट से टिकट खरीदने पर आपको ईमेल या एसएमएस के जरिए बुकिंग की सूचना दी जाती है। इसके अलावा आधिकारिक प्लेटफॉर्म कस्टमर हेल्प और रिफंड की सुविधा देते हैं, जो अनऑथोराइज्ड सोर्स से संभव नहीं है। लिहाजा हमेशा बुक माई शो, पेटीएम, insider.in या IPLT20.com आधिकारिक प्लेटफॉर्म के जरिए ही टिकट बुक करें। आईपीएल टिकट को लेके ऑनलाइन फ्रॉड की घटना के बाद कोलकाता पुलिस और सजाग हो गया है। इस वक्त गिरीश पार्क थाने तथा कोलकाता पुलिस की साइबर फ्रॉड की तरफ से इन्वेस्टिगेशन चलाई जा रही है। देखा जा रहा है कि कौन सी प्राइवेट बैंक की अकाउंट है जिसमें 12,000 रुपये डिपॉजिट हुआ था। और उसी के साथ साथ इस वक्त एकदम कोलकाता पुलिस की तरफ से कड़ी नोटिस भी जारी किया गया है कि कहीं अगर किसी भी तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो तथा ऐसी बड़ी इवेंट के लिए कोई टिकट परचेजिंग की इशू आए तो बार बार जांच पड़ताल करके ऐसी जो है कि पेमेंट वगैरह किया जाए। आईपीएल टिकट बुकिंग के नाम पर ठगी करने वाले जालसाज अलग अलग तरीकों से लोगों को शिकार बना रहे हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि साइबर ठग कैसे करते हैं ठगी। ठग आईपीएल की आधिकारिक वेबसाइट जैसे दिखने वाली नकली वेबसाइट और ऐप बनाकर लोगों से पैसे ऐंठते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी ऑफर देकर सस्ते टिकट बेचने का दावा करते हैं। लोग जब आईपीएल टिकट बुकिंग से जुड़ी जानकारी खोजते हैं तो गूगल पर जालसाजों के फर्जी हेल्पलाइन नंबर दिख जाते हैं और कॉल करने पर ये ठग पीड़ित से यूपीआई या बैंक डिटेल्स मांगकर अकाउंट खाली कर देते हैं। कई लोगों को ईमेल या व्हाट्सएप पर नकली टिकट भेजकर पैसा ऐंठा जाता है। हम सबको इंटरनेट पे पूरा भरोसा है, लेकिन सवाल ये उठता है ये भरोसा कितना महंगा साबित हो सकता है। अभी हाल ही में हमने देखा जहां कोलकाता में एक लेडी
उनको ठगा गया इंस्टाग्राम पर। और सबसे ज़रूरी बात ये जानने की है कि इंस्टाग्राम पर कैसे ठगा गया। वो एक पेज फॉलो कर रही थी, उस पेज पे लिखा गया कि आपको आईपीएल की टिकट मिलेगी, फ्री कुछ नहीं है, आपको पे करना पड़ेगा। तो महिला ने उनसे कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद कुछ बातचीत हुई और बातचीत के बाद जब उन्होंने कहा पहले पेमेंट दीजिए उसके बाद हम आपको टिकट दे देंगे, तो पेमेंट एक बार नहीं हुई, इंस्टॉलमेंट्स में हुई। तो कहीं ना कहीं महिला के पास ये मौका था सोचने का कि ये क्या मेरे साथ ठगी तो नहीं करी जा रही है, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं सोचा और दुर्भाग्यवश उन्होंने सारी पेमेंट की। जैसे ही पेमेंट की उनको पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया। ऐसे में साइबर ठगों से बचने के लिए आईपीएल का टिकट बुक करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ऐसे में टिकट खरीदने के लिए सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करें, ब्लैक मार्केट या अनऑफिशियल सोर्स से टिकट ना खरीदें, अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। अगर किसी ऑफर में ज्यादा सस्ता टिकट मिल रहा हो तो सावधान रहें। ऑनलाइन भुगतान करते समय वेबसाइट के URL को चेक करें। फर्जी वेबसाइटों में स्पेलिंग में अंतर हो सकता है। टिकट खरीदने के बाद उसका QR कोड या बार कोड जरूर चेक करें। टिकट खरीदने के बजाय उसका कंफर्मेशन ईमेल या SMS सुरक्षित रखें। साइबर अपराध से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस में शिकायत करें। अब सवाल ये उठता है यहाँ गलती क्या हुई। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ आप इंटरनेट पे किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, आपको पहले चेक करना पड़ेगा। अगर इंस्टाग्राम पर कोई भी रैंडम पेज आपको स्टोरी दिखा रहा है कि आपको आईपीएल की टिकट मिल जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं वो सच में आपको आईपीएल की टिकट दे देगा। कुछ ना कुछ पुख्ते प्रूफ होने चाहिए, सोर्स सच्चा होना चाहिए। अगर आप उल्टे सीधे सोर्सेज से सोचेंगे मैं टिकट खरीद लूँ, मैं कोई ऐप इंस्टॉल कर लूँ या कुछ भी खरीद लूँ, तो कहीं ना कहीं नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरा, ये सिर्फ इंस्टाग्राम की कहानी नहीं है, कहीं पर भी, मैं फिर मेंशन कर रहा हूं, कहीं पर भी इंटरनेट पे आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। आप किसी पे भरोसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम उस युग में जी रहे हैं, हम AI के युग में हैं, जहां पर इमेज, वीडियो, आवाज, ईमेल और न जाने क्या क्या रिकॉर्ड हो सकता है। हम लोगों से अपील करते हैं कि आईपीएल जैसे हाई प्रोफाइल इवेंट की लोकप्रियता का फायदा उठाने वालों के जाल में न फंसे। पुलिस और साइबर सेल भी लगातार लोगों को अलर्ट कर रही हैं, लेकिन आपकी सतर्कता ही आपको इस ठगी से बचा सकती है। आईपीएल के दौरान टिकट खरीदने वालों को ठगों का सबसे आसान शिकार माना जाता है। हर साल हजारों लोग फर्जी टिकटों के चक्कर में लाखों रुपए गंवा देते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप सतर्क रहें और किसी ऑफर के झांसे में न आए और दूसरों को भी साइबर ठगों से सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। कोलकाता से अनिर्बान सिन्हा रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल लोकसभा में पास। अमित शाह बोले भारत में अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सुरक्षित। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पेपर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल भारत दौरे पर आएंगे। इसकी जानकारी रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दी। उन्होंने कहा कि पुतिन के दौरे के लिए तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि अभी इस दौरे की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन पुतिन ने भारत सरकार का न्योता स्वीकार कर लिया है। यूक्रेन युद्ध के बाद ये पहला मौका होगा जब पुतिन भारत का दौरा करेंगे। यूपी में अब गौशाला और इत्र पर राजनीति शुरू हो गई है। गौशाला में दुर्गंध वाले अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने कहा कि अखिलेश आखिर गौशाला में दुर्गंध सुगंध क्यों तलाश रहे हैं। इससे पहले अखिलेश ने कन्नौज में बीजेपी पर कहा था कि वो दुर्गंध पसंद करती है, इसलिए गौशाला बना रही है। वहीं हम सुगंध पसंद कर रहे थे, इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग लगने के बाद पहुंचे 5 पुलिसकर्मियों के मोबाइल जब्त कर लिए गए। इनमें एक SHO, एक सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल शामिल हैं। फोन लेने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी के पैनल को जांच में सहयोग किया जाए। सूत्रों के मुताबिक ये एक रूटीन प्रक्रिया है और कुछ दिन बाद फोन वापस कर दिया जाएगा। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कुछ सख्त फैसले लेने की तैयारी कर ली। दरअसल अब 75% से कम हाजिरी वाले छात्र ये परीक्षा नहीं दे सकेंगे। सिर्फ मेडिकल समेत कुछ मामलों में छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि रेगुलर स्कूलों में न पढ़ने वाले छात्रों को 12वीं की बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। सीबीएसई के एक अधिकारी के मुताबिक ऐसे डमी स्कूलों में दाखिला लेने की जिम्मेदारी
छात्रों और उनके माता पिता की होगी। सीबीएसई अपनी एग्जाम गाइडलाइंस में संशोधन करने पर विचार कर रहा है। कर्नाटक सरकार ने नंदिनी दूध और दही के दाम बढ़ा दिए। वहां इसमें 4 रुपए का इजाफा किया गया। सिद्धारमैया कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार के मुताबिक दाम बढ़ाने की असली वजह किसानों को फायदा देने की है। अब वहाँ टोंड दूध 42 रुपए की जगह 46 रुपए, तो दही 50 रुपए के बजाय 54 रुपए में मिलेगा। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन कर्नाटक की एक डेयरी सहकारी संस्था है जो नंदिनी ब्रांड नाम से दूध, दही, घी, मक्खन और मिठाई समेत दूसरे प्रोडक्ट बेचती है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने विधायकों के निलंबन और महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों के विरोध में ओडिशा विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जमकर झड़प हुई। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारें भी की। वहीं बीजेडी विधायकों ने गंगा जल छिड़ककर विधानसभा को शुद्ध करने का दावा किया। इस घटना के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और बीजेडी दोनों पर विधानसभा की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। भुवनेश्वर की सड़कें पूरे दिन रणक्षेत्र बनी रही। 14 विधायकों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस नेता और विधायक प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेड तोड़ दी। इसके बाद उनके ऊपर कुर्सियां फेंकना शुरू किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने पहले पानी का इस्तेमाल किया और फिर लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हो गए। ये सब करने से अच्छा है वो गिरफ्तारी करते, अनाउंस करते, लोग कानून को मानते। अगर आपको लग रहा है कि आपका सीमा हम पार हो रहे हैं तो आप गिरफ्तारी कर सकते हो, लेकिन इस तरह का गैस चलाना, लाठीचार्ज करना, हमारे 4-5 लोग बहुत सीरियसली इंज्योर हो चुके हैं और इसको इन लोग बंद करना चाहिए। और जो लीडर लोग हैं, बाकी सब लोग हैं, जितने लोग सब गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, उनको गिरफ्तारी करो। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि वे सदन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि पार्टी महिलाओं के खिलाफ अपराधों और विधायकों के निलंबन के मुद्दे पर सरकार को घेरती रहेगी। कांग्रेस सदन पे और बाहर पे लड़ने के लिए, माँ बहन की सुरक्षा के लिए, बेटियों को सुरक्षा के लिए अबे लड़ने के निकल चुका है। रोक नहीं पाएगा ये सरकार। विधानसभा में जो गणतंत्र भाव हमको जो निकाला है, आज उड़ीसावासी देख रहे हैं ये सरकार क्या कर रहा है, कौन सा मुद्दा पे ये हम जो मुद्दा उठा रहे हैं वो मुद्दा है माँ बहन का सुरक्षा का मुद्दा है। वो मुद्दा के लिए भटके लेने के लिए ये हमको जो निकाला है, और जो हमारे सभापति, हमारे एआईसी इंचार्ज जो मुहिम चला रहे हैं, रास्ता में लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज को कुचलना चाहती है, लेकिन वो महिला अत्याचार के मुद्दे पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये सरकार का चरित्र है, ये सरकार की मंशा है। अगर महिलाओं को खोजने बीनने में इतनी फोर्स लगाते हैं, 64,000 महिलाएं गायब हैं, 60 महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ है, सरकार ने डाटा बताया। रोज बच्चियों के साथ इस तरह के पुलिस, जो महिला पुलिस है, उनके साथ घटनाएं हो रही हैं। इस तरह जाति करेंगे, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। लड़ेंगे और लड़ाई मजबूत होगी। इस सरकार से आर पार की लड़ाई होगी। पुलिस ने आज एक्शन लिया आपके ऊपर।
हम लड़ेंगे, हम डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। हाल ही में विधानसभा में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी विधायकों के बीच तीखी बहस हुई थी। लिहाजा सदन की कार्यवाही बाधित करने के आरोप में 14 कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया गया। निलंबन के बावजूद कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के अंदर ही धरना दिया और रात भर महात्मा गांधी मार्ग पर सड़क पर ही डटे रहे। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि पार्टी महिलाओं के खिलाफ अपराधों और विधायकों के निलंबन के मुद्दे पर सरकार को घेरती रहेगी। Today, our state is burning for women issue. Crime is increasing day by day. We are shocked and surprised by statement by Honorable Chief Minister yesterday, where he stated specifically what has happened. कौन हेची कि आमे हाउस कमिटी गठन करिवो आमे कहिबा को चाहूछु माननीय मुख्यमंत्री वी वांट टू टेल यू प्लीज सी द न्यूज़पेपर प्लीज गो टू द ग्राउंड लेवल। ओडिशा में महिलाओं की सुरक्षा SC/ST और पिछड़ों को इंसाफ दिलाने के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार का विरोध कर रहा है और कांग्रेस विधायक राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए सदन की समिति के गठन की मांग को लेकर 7 मार्च से विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। भुवनेश्वर से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। गुरुवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन सेंसेक्स 318 अंक चढ़कर 77,606 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये तेजी निफ्टी में भी जारी रही। ये 105 अंक बढ़कर 23,592 पर बंद हुआ। गुरुवार को दिल्ली सरफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। सोना 365 रुपए महंगा हो गया। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 91,050 रुपए हो गई है। वहीं चांदी में भी 200 रुपए की तेजी रही और अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,01,700 रुपए हो गई है। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट दर्ज की गई है। रुपया 5 पैसे गिर गया है। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत अब 85 रुपए 74 पैसे हो गई है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की अर्थव्यवस्था आगे भी तेज गति से बढ़ने की उम्मीद जताई है। IMF ने तारीफ करते हुए कहा है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में भारत जापान को पीछे छोड़ सकता है, जबकि 2027 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी उत्तराखंड में शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा की, जिसको लेकर इस बार नए नियम बनाए गए हैं। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा में इस बार सोशल मीडिया रील्स बनाने वालों पर खास नजर होगी। जानकारी के मुताबिक इस बार की 4 धाम यात्रा में वीडियो रील बनाने वालों और यूट्यूबर्स की एंट्री रोकने की तैयारी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, पंडा समाज ने तय किया है कि इस बार मंदिर परिसर में वीडियो रील्स बनाने वालों को नहीं आने देंगे। यात्रा के दौरान अगर कोई सोशल मीडिया रील बनाता मिला तो बिना दर्शन उसे लौटा दिया जाएगा। इस कदम की जानकारी प्रशासन को भी दे दी गई है। दरअसल पिछले साल रील बनाने वालों के कारण 4 धाम यात्रा में काफी अव्यवस्था फैली थी। समुद्र तल से 12,000 फीट ऊपर केदारनाथ धाम में ढोल नगाड़ों का शोर सिर्फ रील बनाने के लिए किया गया था। यात्रा शुरू होने के बाद 10 से 12 दिनों तक पूरी शिवालिक पर्वतमाला में ये शोर गूंजता रहा। बताया जाता है कि 4 धाम की प्रकृति के लिए ये शोर शराबा ठीक नहीं है, इसलिए इस बार कैमरा ऑन भी नहीं करने देंगे। इसके अलावा पैसे देकर VIP दर्शन की व्यवस्था भी सभी धामों पर बंद रहेगी। बद्रीनाथ धाम की पंडा पंचायत का कहना है कि पैसे लेकर दर्शन करवाना भगवान की मर्यादा के खिलाफ है। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा में सबसे पहले मां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और आखिर में 4 मई को विधि विधान से भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। 4 धाम यात्रा के लिए इस बार श्रद्धालुओं के लिए 10 जगह होल्डिंग एरिया होंगे, जहां उन्हें होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
चारधाम यात्रा के दौरान खराब मौसम और मुश्किल हालात में यात्रियों को रोकने के लिए 10 जगहों पर होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। ये होल्डिंग एरिया हरिद्वार, ऋषिकेश, ब्यासी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, हरबतपुर, विकासनगर, बड़कोट और भटवाड़ी में होंगे। चारधाम यात्रा के लिए अब तक करीब 10 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। यात्रा शुरू होने के बाद हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू होगी। इस बार चारधाम यात्रा के नए नियम को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। केदारनाथ धाम जो है 11वां ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर कह सकते हैं कि पिछले 2-3 सालों से जो तीर्थपुरी समाज है लगातार विरोध कर रहा है कि केदारनाथ धाम परिसर में रील नहीं बनाई जानी चाहिए, क्योंकि जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं श्रद्धा भाव से आते हैं, पर लेकिन कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो अमर्यादित कपड़े पहन के आते हैं फिर उनकी रील बनाते हैं। ऐसे में स्थानीय जो लोग हैं तीर्थपुरी समाज है इसका विरोध कर रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपने पालतू जानवरों को भी जो भगवान नंदी है उनको छुआ देते हैं। इसके अलावा शिवलिंग पे भी करा देते हैं, दर्शन करा देते हैं। इसके अलावा जो लोग हैं वे मोबाइल फ़ोन लेकर भी जो हमारे स्वयंभू लिंग हैं बाबा केदारनाथ उनको भी उनके भी चित्र बनाकर वायरल कर लेते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो धर्म आस्था है उसको ठेस पहुंचती है। लगातार तीर्थपुरी समाज जो स्थानीय लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं और हम भी इसके पक्ष में हैं। केदारनाथ में जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर बहुत प्रकार के जो हमारे भक्त आते हैं केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं, परंतु उनके द्वारा जो अमर्यादित तरीके से रील बनाई जाती हैं और अन्य प्रकार की जो सोशल मीडिया के अपने जो रील के माध्यम से सोशल में प्रचार प्रसार किया जाता है वो गलत है सरकार का, और सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और बद्री केदार मंदिर समिति को भी इस प्रकार के मामलों में संज्ञान लेना चाहिए कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको इस प्रकार से अमर्यादित न किया जाए, जिससे कि आने वाले जो हमारे भक्त हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। अभी चारों धाम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं और इसी संबंध में चारधाम महापंचायत की अभी पर्यटन सचिव जी से एक बैठक हुई थी देहरादून में, और इसमें सभी लोगों ने निर्णय लिया है और मंदिर प्रांगण में हो, क्योंकि रील पे फोटो इत्यादि पे प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ रील बनाने श्री केदारनाथ धाम आते हैं या चारों धाम आते हैं। पिछले कुछ वर्षों से ये देखने में आया है कि एक तो रील बनाने का जो एक पैटर्न शुरू हुआ है, ज़्यादा रील बनाने वाले ज़्यादा धामों में आ जाते हैं और इसके चलते जो है कई बार अव्यवस्थाएं भी हो जाती हैं। कुछ लोगों के द्वारा पुरानी क्लिपिंग्स और वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिया जाता है, जिसके चलते भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। विगत यात्रा काल में ये देखने में भी आया। तो इसलिए हम लोगों ने शासन प्रशासन से मांग की है, पर्यटन सचिव से हमारी वार्ता हुई, उसमें हमने साफ कहा है कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल जो भी लोग हैं उनके खिलाफ शासन प्रशासन को कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। बद्रीनाथ में जिस प्रकार से यूट्यूबर और जो ये रील बना रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा विषय सोचनीय है। ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम एक ऐसा धाम है जहां पर गत वर्ष हर वर्ष यहां पे यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है और जिस प्रकार की ये रील बनाने की यूट्यूबरों की संख्या है वो केवल और केवल धाम का जो हमारी आस्था है उसका जो हमारा अस्तित्व है उसको बिगाड़ने का काम कर रही है। उससे ज़्यादा कोई भी वो हमको लाभ देने का काम नहीं कर रही है। इन चीज़ों पे हमारा कहना है सरकार को कि पूर्णतः रोक लगनी चाहिए। ये एक धार्मिक स्थल है। धार्मिक आस्था के साथ, धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ न करते हुए, कोई हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ न करे, तो रील बनाने की अनुमति बहुत मंदिर परिसर के अंदर तो निश्चित रूप से नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर रील बनाने या यूट्यूब से कोई ब्लॉगर वहाँ पे कोई काम करता है तो उससे जो और यात्री होते हैं उन्हें भी बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि लाखों की संख्या में बद्रीनाथ धाम में लोग आते हैं। सैमसंग पर भारी भरकम जुर्माना। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल गली। भीम ऐप यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी का 3.0 वर्जन लॉन्च कर दिया गया। इसे सबसे पहले साल 2016 में पेश किया गया था। इस भीम ऐप में यूजर्स को नए फीचर्स मिलेंगे। दावा है कि इसके जरिए आप इंटरनेट की धीमी स्पीड के बावजूद भी बिना रुकावट के भुगतान कर पाएंगे। सरकार ने सैमसंग पर भारी भरकम जुर्माना लगाया। दरअसल उस पर कुछ इक्विपमेंट के इंपोर्ट पर टैरिफ से बचने के लिए गलत तरीकों के इस्तेमाल का आरोप है। ऐसे में सरकार ने सैमसंग और उसके अधिकारियों को $601 मिलियन यानी 5,150 करोड़ रुपए का टैक्स और जुर्माना भरने का नोटिस जारी किया।
भारत में यूपीआई सेवाएं बुधवार रात कई घंटे बाधित हुई। हालांकि फिर इस दिक्कत को सुलझा लिया गया। जब ये समस्या हुई तो गूगल पे और दूसरी ऐप से भुगतान और पैसे ट्रांसफर करने में समस्या देखने को मिली। कहा जा रहा है कि इस दौरान 10 से ज्यादा बैंकों की यूपीआई और नेट बैंकिंग सेवाओं पर भी असर पड़ा। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात उत्तराखंड में पहाड़ों पर रेल मार्ग के निर्माण की होगी, चूंकि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना का काम तेजी से चल रहा है और पहाड़ों का सीना चीरकर रेलवे उत्तराखंड के उन सुदूर इलाकों में पहुंच रही है जहां अब भी सड़क मार्ग से पहुंचना मुश्किल है। देखिए ये रिपोर्ट। ये जयकारा नए भारत के उस संकल्प का है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाना जानता है। ये सुरंग ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच बन रहे उस रेलवे ट्रैक का हिस्सा है जिसकी लंबाई 125 किलोमीटर है। ये रेलवे ट्रैक का निर्माण इसलिए मुमकिन है क्योंकि इसे 17 सुरंगों से गुजरना है, 35 पुलों को पार करना है और उत्तराखंड के उन इलाकों को जोड़ना है जहां अभी भी रोड से पहुंचना एक मुश्किल काम है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के तहत आने वाले अंतिम स्टेशन के गौचर सिवाई टनल का ब्रेक थ्रू किया गया। जैसे ही धमाका हुआ, सुरंग के उस पार रास्ता नजर आने लगा और इसी के साथ टनल में काम कर रहे मजदूर, कर्मचारी और अधिकारी खुशी से झूम उठे। दरअसल इस टनल के बनने के साथ ही अब उत्तराखंड के पहाड़ों में ट्रेन का सपना भी उड़ान भरने लगा है। लोगों को इस ट्रेन रूट का इंतजार इसलिए भी है क्योंकि अभी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जाने में 8 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन इन दो शहरों के बीच रेलवे ट्रैक बन जाने से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का सफर महज 2.5 से 3 घंटे का हो जाएगा। यही नहीं, इस ट्रैक के बन जाने से सबसे ज्यादा फायदा 4 धाम यात्रियों को होने वाला है, क्योंकि सड़क के अलावा ट्रेन का भी विकल्प लोगों को मिल जाएगा। पहाड़ों को चीरकर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के इस रेलवे रूट को बनाना खुद में इंजीनियरिंग की मिसाल है। 125 किलोमीटर के इस रेलवे ट्रैक का 104 किलोमीटर हिस्सा सुरंग से होकर गुजर रहा है, जिसके लिए रेलवे पहाड़ तोड़ मेहनत में जुटा है। इस रूट पर 12 स्टेशन पड़ने हैं और हर स्टेशन उत्तराखंड के सुदूर इलाकों को जोड़ेगा। ऋषिकेश से जो ट्रेन शुरू होगी उसका पहला पड़ाव मुनि की रेत में होगा, दूसरा स्टेशन शिवपुरी होगा। इसके बाद ट्रेन मंजिल गांव में ठहरेगी। इसके बाद साकनी स्टेशन आएगा और फिर ट्रेन देवप्रयाग पहुंचेगी। देवप्रयाग के बाद श्रीनगर, धारी, रुद्रप्रयाग, धौलतरी, गौचर स्टेशन आएंगे और उसके बाद ट्रेन कर्णप्रयाग पहुंच जाएगी। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के रेलवे रूट को उत्तराखंड के आने वाली लाइफलाइन कहा जा रहा है। कर्णप्रयाग तक पहुंचने वाली रेल की पटरियां भविष्य में न केवल उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन को आसान बना देगी, बल्कि आर्थिक लिहाज से भी रेलवे का ये रास्ता फायदे का सौदा साबित होगा। फिलहाल इस रेलवे रूट का काम तेजी से चल रहा है। माना जा रहा है कि अगले 2 साल में ये रूट बनकर तैयार हो जाएगा। उत्तर कोरिया ने एआई जासूसी ड्रोन का किया टेस्ट। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और विदेश की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कनाडा की लिबरल पार्टी ने भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य का टिकट काट दिया। साथ ही उन्हें पार्टी की अगुवाई करने की दावेदारी से भी बाहर करने का फैसला लिया। वहां एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चंद्र आर्य को भारत सरकार से करीबी की वजह से टिकट नहीं मिला, जबकि इस रिपोर्ट पर चंद्र आर्य ने कहा कि एक सांसद होने के नाते वो पहले भी कई राजनयिकों और राष्ट्र प्रमुखों से मिलते रहे हैं और तब भी ऐसी किसी भी मुलाकात के लिए कनाडा सरकार से कभी भी इजाजत नहीं ली। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल वैंस वर्जीनिया में मरीन ट्रेनिंग रेंज में पहुंचे थे, जहां वो सेना की वर्दी पहने नजर आए। इस दौरान उन्होंने कुछ हथियार भी चलाए। वहीं वैंस ने यहां कुछ जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही उपराष्ट्रपति ने अपने जवानों को खाना भी सर्व किया। उत्तर कोरिया ने एआई से लैस आत्मघाती जासूसी ड्रोन का टेस्ट किया।
इस दौरान वहां खुद किम जोंग उन भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सेना को मजबूत बनाने के लिए AI तकनीक को ज्यादा महत्व देना चाहिए। बताया गया कि ये ड्रोन जमीन और समुद्र पर दुश्मनों के ठिकानों और गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम है। फ्रांस के सेंट डिजियर में वहां की वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों में टक्कर हो गई। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। इसमें दिख रहा है कि एयरबेस के पास हवा में करतब दिखा रहे 6 विमानों में से 2 अचानक टकरा गए। हालांकि राहत की बात ये रही कि क्रैश होने से पहले ही दोनों विमानों के पायलट बाहर निकल आए। चीन के शियान में डॉक्टरों ने पहली बार सुअर के लिवर को एक इंसान में ट्रांसप्लांट किया। इसे साइंस जगत में बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। वहां की मिलिट्री मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने बताया कि एक ब्रेन डेड इंसान में लिवर को ट्रांसप्लांट किया गया। हालांकि फिर 10 दिनों की रिसर्च के बाद ये ट्रायल खत्म कर दिया गया। इस मरीज की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप 2026 के लिए किया क्वालिफाई। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चलें खेल चक्कर। सचिन तेंदुलकर ने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से तैयार अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जो वायरल हो गई। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन AI ने ये इमेज जनरेशन टूल लॉन्च किया है, जिससे आप अपनी तस्वीरों को गिबली एनिमे स्टाइल में बदल सकते हैं। ये टूल जापान के स्टूडियो गिबली से प्रेरित है। यहाँ पर अपने हाथों से बनाए गए सुंदर एनिमेशन होते हैं। इनके जरिए ऐसी कहानियों को दिखाया जाता है जो लोगों के दिलों को छू जाएं। अब इसी को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किए गए AI टूल की मदद से सचिन ने भी वर्ल्ड कप 2011 जीत से जुड़ी अपनी तस्वीरें क्रिएट की। लियोनेल मेसी दोस्ताना मैच खेलने के लिए भारत आएंगे, इसकी पुष्टि खुद अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने की है। HSBC इंडिया ने अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के साथ एक करार किया है, जिसके तहत भारत में फुटबॉल के प्रचार प्रसार को लेकर काम किया जाएगा। इसी के तहत मेसी समेत अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम अक्टूबर में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी मैच खेलने के लिए भारत का दौरा करेगी। अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा और अभय सिंह ने इंडियन ओपन स्क्वैश के सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। अनाहत ने मिस्र की नादियन को 11-6, 12-14, 8-11, 11-6 और 11-9 से मात दी है, तो चिनप्पा ने आकांक्षा को 12-10, 13-11, 9-11, 9-11 और 11-5 से हराया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टॉम लैथम चोट की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। दरअसल अभ्यास के दौरान उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। ऐसे में अब उनकी जगह माइकल ब्रेसवेल टीम की कमान संभालेंगे। साथ ही लैथम के स्थान पर हेनरी निकोलस को टीम में शामिल किया गया है। अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उसने एक क्वालिफायर मैच में ब्राजील को 4-1 से मात दी है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।